नमस्कार दोस्तों, इस अंक में बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। कहां से कांग्रेस चली थी, किन रास्तों से होते हुए, किन पड़ावों से होते हुए आज वो कहां पर खड़ी है। ज्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि कांग्रेस बनी थी 1885 में, 1885 में। क्यों बनी थी, किसने बनाया था? तो कांग्रेस इसलिए बनी थी कि जो 1857 की क्रांति थी, जो आजादी की पहली क्रांति मानी जाती है, जिसमें झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बहुत से लोग थे। तो 1857 की क्रांति जो अंग्रेज रोक नहीं पाए होने से, और जब ये बात जाती है ब्रिटिश क्राउन तक, तो ब्रिटिश क्राउन का ऐसा सोचना था, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा मंच होना चाहिए कि अगर इंडियंस, भारतीयों के मन में कहीं कुछ दबा हुआ है, कुछ परेशानी है, उनको कुछ वो कहना चाहते हैं, तो उनको एक मंच प्रदान किया जाए। उस मंच को प्रदान करने के लिए 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था A.O. ह्यूम, उन्होंने कांग्रेस बनाई कि जो भारतीय भारत की बात करना चाहते हैं, अपनी सवाल उठाना चाहते हैं, अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं, अपनी परेशानियां रखना चाहते हैं, वो इस मंच के माध्यम से रखें। और यह मंच जो है उनकी परेशानियों को आगे क्राउन तक पहुंचाएगा, राजा या रानी जो भी बैठे होंगे सिंहासन पे ब्रिटेन में, उन तक पहुंचाएगा। तो इस वजह से कांग्रेस बनी। कब बनी? 1885 में। मकसद क्या था? देश की आजादी मकसद जब कांग्रेस बनी थी तब नहीं था। एक मंच था, एक मीडियम था अपनी बात सीधे हाई कमान तक पहुंचाने का। धीरे धीरे इसमें जो लोग जुड़े थे, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी बातें जो हम मांगे रखते हैं उनके सामने, उसको माना नहीं जाता है, या बहुत कंसेशन करके माना जाता है। और भी लोग जुड़ते गए। फिर धीरे धीरे यही मुहिम जो है आजादी की लड़ाई में तब्दील हो गई। एक बात, अब बात यह आती है कि कांग्रेस कहती है कि भारत को कांग्रेस ने आजाद कराया। वास्तविकता यह है कि उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को देश की आजादी, स्वतंत्रता के लिए अपने आप को किसी मंच से जोड़ना था, तो सिर्फ एक ही मंच उपलब्ध था, वो थी कांग्रेस। अब विचारधारा चाहे जिसकी जो भी रही हो, लेकिन मंच एक ही था। जिसको भी जुड़ना है वो कांग्रेस से ही जुड़े। इस वजह से कांग्रेस में नरम दल के लोग भी थे, गरम दल के लोग भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे और गांधी जी भी थे, क्योंकि मंच ही एक ही था। आप जिस तरीके से भी आजादी जो है, स्वतंत्रता पाने के पक्षधर हैं, आपके लिए मंच एक ही है, तो आपको आना कांग्रेस पर ही है। इस तरीके से कांग्रेस बनी, चलती रही, अपना काम किया, अच्छा किया। और हर तरीके के लोग, हर विचारधारा के लोग, जिनकी दिमाग में जो भी समाधान आता हो कि हम किस तरीके से देश को आजाद करा सकते हैं, अहिंसा के जरिए या बलपूर्वक। अहिंसा के जरिए जो आजाद कराने के पक्षधर थे वो भी इसी मंच से जुड़े, और बलपूर्वक जो आजाद कराने के पक्षधर थे वो भी इसी मंच से जुड़े।
ये बात हो गई। फिर जब इसमें नेहरू का पदार्पण होता है, इनके पिता मोतीलाल नेहरू, वो पहले आए थे, बैरिस्टर थे, वकील थे। फिर नेहरू जी आते हैं, गांधी जी आ जाते हैं। गांधी जी का आभा मंडल इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। आभा मंडल का क्या मतलब हुआ भाई? एक है, एक व्यक्ति है और उसका व्यक्तित्व कुछ इस तरीके से लोगों के जहन में बैठ जाए या बैठा दिया जाए जैसे कि वो बहुत बड़ी चीज है। गांधी जी बहुत बड़ी चीज थे, जाहिर सी बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, इस पे बहस हो सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जो पूरे देश को एकजुट कर सकता हो, झकझोर सकता हो और पूरे देश का निर्णय अकेले ले सकता हो, वो आदमी तो बड़ा था, इसमें तो कोई संशय हो ही नहीं सकता। फिर ये कांग्रेस जो थी, जो बनी थी 1885 को, इस वजह से कि अगर जो भारत में लोगों को लगता है कि उनके साथ कहीं कुछ अन्याय हो रहा है, उनकी कुछ तकलीफ है, उनकी कुछ मांगे हैं, तो वो सीधे जो है राज सिंहासन तक अपनी बात पहुंचा सके, ना कि यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं भाई, जो भी यहाँ पे थे उस समय, जिनकी भी जो लोग भी यहाँ पे रखे गए थे, जो भी अपॉइंटेड थे, वो सारे के सारे क्या थे? कर्मचारी थे। राजा तो वहां बैठा हुआ था ना, राजा या रानी, ब्रिटेन। तो ये बात थी, वहां से कांग्रेस चलती है। फिर गांधी और नेहरू के समय में आ जाती है। अब 1947 आ जाता है और देश की आजादी की बात होती है। अब कांग्रेस एक नेशनल लेवल पे पार्टी थी, जैसे कि आज किसी भी नेशनल पार्टी की आप बात कर लें, और उसकी राज्य की इकाइयां भी थी। तो जब 1947 का मसला आया और ये हुआ कि जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता है और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, आम चुनाव नहीं हो जाते हैं, किसी एक को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और इसका निर्णय किसको करना था? इसका निर्णय करना था जो कांग्रेस कमेटी थी, उसके अध्यक्षों को करना था। और एक तरफ से 1-2 सीटें छोड़ के सारे के सारे कांग्रेस कमेटी वाले, करीब 15 कांग्रेस कमेटियां थी, उन्होंने पटेल साहब को, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया। और नेहरू जी को एक भी मत नहीं मिला, 0 मत मिला। और पटेल साहब का नाम अनाउंस होने लगा। अबुल कलाम आजाद थे, वो अनाउंस कर रहे थे। गांधी जी लपक के जाते हैं पटेल के पास और कहते हैं तुम अपना नाम विड्रॉ कर लो। और उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें 0 मत मिले थे, वो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हो जाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं। प्रथम अध्याय कांग्रेस का यहां समाप्त होता है। अब आते हैं दूसरे अध्याय पे। वो पंडित नेहरू जिनको 0 मत मिला था और वो भारत के प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। और फिर उनका एक लार्जर देन लाइफ, उनका व्यक्तित्व गढ़ा जाता है, लार्जर देन लाइफ। मेरी इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, आप अपने बारे में जो चाहें वो निर्णय लें, उसका लाभ, उसकी हानि वो आप तक सीमित रहेगी। अगर जो आपका एक पूरा परिवार है और आपका निर्णय पूरे परिवार पे असर डालेगा, आपका एक गलत निर्णय पूरे परिवार पे असर डालेगा, तो आपको बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। और आप इतना जो है कैजुअली निर्णय नहीं ले सकते हैं, या बहुत ज्यादा सोचे विचारे बगैर निर्णय नहीं ले सकते। और कहीं
आप अकेले व्यक्ति हैं और आपको पूरे राष्ट्र का निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो आपको कितना सोच विचार करना चाहिए, कितनी दूर दृष्टि से काम लेना चाहिए। समझें आप, कश्मीर का इशू क्रिएट हो गया, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, करियप्पा साहब जो जनरल थे, जो आर्मी के चीफ थे, जो आर्मी के बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने कहा जस्ट गिव अस 10 to 15 days, we'll get all the Kashmir back। लेकिन इन्होंने सीज फायर करा दिया, और उससे भी बड़ी बात, मसले को लेकर के यूनाइटेड नेशंस चले गए। आज तक हम उसे ढूंढ रहे हैं, यानी कि इंसान अपने लिए कोई निर्णय ले ले, परिवार के लिए भी नहीं ले सकता। 4-6 लोग जहां पे हैं, पूरे राष्ट्र के लिए जहां करोड़ों लोग हैं, आप ऐसे कैजुअली, कैसे बिना दूरगामी जो है परिणाम को मद्देनजर रखते हुए निर्णय कैसे ले सकते हैं। फिर तिब्बत का मसला आया। हमारा पड़ोसी चीन नहीं था, हमारा पड़ोसी तो तिब्बत था ना। पूरे तिब्बत को चीन हड़प कर गया और उल्टे हम पे अटैक भी कर दिया। अब यहां पे भी भाई, मैं संत आदमी हूं, आप संत आदमी हैं, आप किसी के प्रति आक्रामक नहीं होंगे, आपको पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हम ये कैसे कह दें कि हम खुले घूम रहे हैं, इस पूरे संसार रूपी भीड़ का हिस्सा हैं, और हम पर कोई अटैक नहीं करेगा। भाई हम संत हैं, हम अटैक नहीं करेंगे दूसरे पे, लेकिन हम पर कोई अटैक नहीं करेगा, ये हम कैसे कह सकते, इसकी क्या गारंटी है। तो चीन का युद्ध होता है, और नेहरू जी की जो प्रेपरेशन थी वो जीरो थी, हर तरीके से, चाहे रणनीतिक रूप से ले लें, चाहे डिप्लोमेटिक रूप से ले लें, और चाहे हमारे पास कितने हथियार हैं, क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, हर रूप में हम पीछे थे, फेल थे। वैसे कहने को तो नेहरू जी अपने आप को विश्व नेता कहते थे, क्योंकि मैंने बताया ना, आभा मंडल वालों ने लार्जर देन लाइफ जो है स्केच क्रिएट किया था। और ये होता है। तो दूसरा अध्याय हमने कहां से स्टार्ट किया, 1947 से लेकर के नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, क्योंकि उनको चुनाव में धांधली करने के लिए अदालत द्वारा उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था। अब आप सोचिए कितना नोबेल काज था, किस लिए उनका जो है चुनाव रद्द किया गया था, चुनावों में गड़बड़ी और धांधली करने के। फिर आनंद फानन में राजीव गांधी जी को बनाया गया, वो राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहते थे जितना उनके भाई संजय गांधी रहते थे। तो खैर उनके 5 साल किसी तरीके से चले। इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर के चलते उनको बहुत अच्छे मत मिले, और बहुत ज्यादा वोटों से और बहुत ज्यादा जो है सीटों से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई। इसके बाद ये अध्याय दूसरा समाप्त होता है। उसके बाद कांग्रेस कभी ना मेजॉरिटी में आई और ना उसका वो एकाधिकार कायम रह सका, जो छद्म और कृत्रिम ढंग से बनाया गया था, जो स्वाभाविक नहीं था, सत्य नहीं था, स्वस्फूर्त नहीं था, कृत्रिम था, फरेब था, बनाया हुआ था। हमारा इतिहास ऐसे लोगों को लिखने को दे दिया गया जिन्हें हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता, जिन्हें संस्कृत भाषा के बारे में नहीं पता। उन्होंने हमारा इतिहास लिखा। बताएं। तो ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है जब राजीव गांधी जी की
हत्या हो जाती है। अब इसके बाद शुरुआत होती है तीसरे अध्याय। राजीव गांधी के बाद पीवी नरसिंह राव जी जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस की साइड से, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या होने के बाद नेहरू फैमिली में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उस कार्यभार को ग्रहण कर सकता। संजय गांधी की मृत्यु पहले हो चुकी थी और उनकी पत्नी मेनका गांधी परिवार से अलग हो चुकी थी। सोनिया गांधी विदेशी मूल की थी और उन्हें भारतीय राजनीति की जानकारी नहीं थी और उस समय तक उनका कोई अनुभव नहीं था। तो पीवी नरसिंह राव जी बने। उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया 5 साल तक। कुछ अच्छी जो है उपलब्धियां भी उनके हिस्से में आती, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको इंडिया में इनिशिएट करने का काम, प्रारंभ करने का काम पीवी नरसिंह राव की सरकार में हुआ, जिनका टेन्योर 1991 से लेकर के 1996 तक था। 1996 में फिर आम चुनाव होते हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। लेकिन बीजेपी को छोड़ के शेष सभी दल एकजुट हो जाते हैं और बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी और जिनको अपना बहुमत सिद्ध करना था सदन में, तो वो जानते थे कि जब सारे के सारे मुझे छोड़ के, मेरी पार्टी को छोड़ के शेष सभी पार्टियां एक हो गई हैं, तो बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया 13 दिन। फिर छोटे छोटे कम दिनों के लिए, अब वो तो एकदम भेड़ चाल जैसी बात थी, इस सारे सत्ता के लालची एक साथ आ गए थे। तो साल भर के अंतराल, उससे भी कुछ कम दिन के लिए ही 2 प्रधानमंत्री बैक टू बैक हुए। एक देवेगौड़ा जी हुए और एक इंद्र कुमार गुजराल जी हुए। लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं, 5 साल क्या 3 साल भी पूरा नहीं कर पाए दोनों मिला के। फिर 1996 के चुनाव में की मैं बात कर रहा था, 1998 में फिर चुनाव हो गए। फिर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी हो जाती है, जैसे कि 96 में थी। लेकिन इस बार भाजपा संभल चुकी थी कि जब सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं तो चुनाव पहले उसने भी गठबंधन कर लिया क्षेत्रीय दलों से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों से, और इस तरीके से वो सत्ता पे काबिज हो जाती है। और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 6 साल तक चलता है। जब 2004 का चुनाव हो रहा होता तो जो 6 साल कार्यकाल चलता है, तो वाजपेयी सरकार को, भाजपा को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा शासन दिया है, देश का बड़ा अच्छा ख्याल रखा है, देश को प्रगति के मार्ग पे ले गए हैं। तो उन्होंने एक नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। अब जिसका जो वोट बैंक होता है वो उसका वोट बैंक होता है। कुछ हेर फेर हुआ और कुछ एक सीटों से भाजपा कांग्रेस से पीछे रह गई 2004 में। अब भाजपा के खिलाफ जाने के लिए तो सारे दल हमेशा एक साथ एकजुट होने के लिए तैयार रहते हैं, तब भी हुए। और बड़ी आश्चर्यजनक ढंग से जितने भी राजनीतिक पंडित थे, सारे के सारे, किसी को भरोसा नहीं, किसी को विश्वास नहीं कि ऐसा हो सकता है कि इस बार का चुनाव वाजपेयी जी या भाजपा नहीं जीते। लेकिन ऐसा हुआ, वो नहीं जीती। नहीं जीती ये भी नहीं कह सकते, कांग्रेस से कुछ एक सीटें कम रह गई। लेकिन से सभी पार्टियां जो हैं वो एक साथ मिलके, एक साथ आके वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी घोषित कर देते हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव था। वो लखनऊ और जो है लोकसभा सीट से जीते थे और वो कहते हैं कि अब हम जो है आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब हम जिम्मेदारी जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को देते हैं। और उस समय के एक और नेता थे जो है प्रमोद महाजन जी, उनको देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को हमेशा ये लगा कि सरकार तो बस बन ही गई है, किसी की उम्मीद नहीं थी और हट जाएगी जैसे ही अगला चुनाव आएगा। तो आडवाणी जी अपने आप को कहते थे पीएम इन वेटिंग।
उधर मनमोहन सिंह को जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया था। वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, शांत ही रहते थे। 2009 में, जैसे 2004 में उम्मीद थी कि भी कांग्रेस तो आएगी ही नहीं, आएगी तो भाजपा ही, 2009 में भी यही उम्मीद थी कि आएगी तो भाजपा ही। लेकिन 2009 के चुनाव के ठीक कुछ समय पहले करीब 60,000 करोड़ रुपए जो है, जो किसानों का लोन था चुनाव के ठीक पहले, उसको कांग्रेस ने माफ करने का वादा कर दिया। उस समय 60,000 करोड़ रुपए बहुत हुआ करते थे। आज हम सुनते हैं लाखों करोड़ रुपए की बात, ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वो प्रोजेक्ट बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो किसानों ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दे दिया, बाकी उनका जो वोट बैंक था वो तो वोट देगा ही देगा। अप्रत्याशित रूप से दोबारा कांग्रेस की सरकार आ जाती। इस बार एक बात और हुई थी, राहुल गांधी चर्चा में आ गए, सदन में आ गए, और फिर राहुल गांधी को कांग्रेस का नेता प्रमोट करने के लिए सारी जद्दोजहद स्टार्ट हुई, जो आज तक चली आ रही है। और वो कभी अडानी का मुद्दा उठाते हैं, कभी जातियों में बांटने का मुद्दा उठाते हैं। यानी उन्हें यही लगता है कि 75 साल पहले, 100 साल पहले जैसा भारतीय समाज था आज भी वैसा ही है, जरा सा भी वो परिष्कृत नहीं हुआ है बुद्धि के मामले में और अनुभव के मामले में। और उनकी यही सोच हर बार उनको हार दिलाती है। अब भारतीय समाज, भारतीय नागरिक परिष्कृत हो चुका है, अनुभव में भी और बुद्धि में भी, समझ में भी। तो ये जो तीसरा अध्याय है जो हम देख रहे हैं 4 और 9 के बाद से लेके अब तक, जिसमें राहुल गांधी को कमान सौंपने के लिए सारी जद्दोजहद हो रही है और वो बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो काम के दम पे नहीं, गुण के दम पे नहीं, मुद्दे के दम पे नहीं, बल्कि आज भी समझते हैं कि भारतीय समाज जो है वही 75-100 साल वाला पिछड़ा समाज है, जिसको हम कुछ भी कह के बरगला सकते हैं। और ये राहुल गांधी और कांग्रेस की हार की वजह है। तो कांग्रेस जो पहले थी वो अब नहीं है। हमने इस पे चर्चा शुरू की थी। तो कांग्रेस पहले कौन थी? पहले अध्याय में कांग्रेस वह थी जिसने नेहरू को 0 वोट दिए थे वहां की राज्य की इकाइयों ने, और सबने पटेल जी को मत दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो कांग्रेस वो थी। और आज की कांग्रेस क्या है? सब नेहरू परिवार की चरण वंदना में लगे हैं। तो जो पहले कांग्रेस थी वो आज नहीं रह गई। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले अंक में।